हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी 2022 में, उसके पेपर ग्रुप सी का एनालिसिस। जी के पेपर है, ग्रुप सी का एनालिसिस कर रहे हैं आप। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ कल टेस्ट सीरीज के टोटल पेपर अपने चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएंगे, जिसे आप देखकर शेड्यूल वाइज देखकर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, देखिए, फूल देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। जो फूल देवल मेला है आपका, वो कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या डूंगरपुर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ये राजसमंद के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 2, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपका कजली तीज का बाड़मेर मनाया जाता है, बूंदी मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है या जोधपुर में मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 में, बूंदी के अंदर मनाया जाता है। कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है आपका? जो आपकी कजल तीज है वो बनती है आपकी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को बनती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है तथा इसके उपनाम पूछे जा चुके हैं। उपनाम किस किस नाम से जाना जाता है इनको? देखो, ये तो सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, ठीक है। कजली तीज तो आ गया, आदि नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? जो आपकी सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? आपकी पार्वती की जाती है, दुर्गा की जाती है, सरस्वती माता की जाती है, लक्ष्मी माता की जाती है। 3 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पार्वती की जाती है। राजस्थान में सांझी कहाँ की पसंद है, प्रसिद्ध है? सांझी है आपकी, वो प्रसिद्ध है आपकी नाथद्वारा की। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मादलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर किस अंग पर पहना जाता है? तो ये तो आप ही बता देंगे, पैर पर, हाथ पर, वक्ष पर या कमर पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा वक्ष पर, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मानचरित्र राष्ट्र के रचयिता कौन है? जो मानचरित्र राष्ट्र है उसके रचयिता कौन है? आपके नैन्सी है, कवि नरोत्तम जी है, कवि भागीदास जी है, दयालदास जी है। तो 5 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कवि नरोत्तम जी मानचरित्र राष्ट्र के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन आपका, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ था? कत्रियासर, आहोर या बौरुंदा या रुणिजा। तो आपका आंसर कत्रियासर, बीकानेर से। किसी संप्रदाय से संबंधित है? आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से अग्नि। बौरुंदा जोधपुर में विजयदान देता ने किसकी स्थापना की थी? आपकी रूपायन संस्था की, बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। रुणिचा आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की कुलपति नहीं होती है? देखो, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के होते हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर इसके भी होते हैं। कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के नहीं होते। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन होते हैं? आपकी राष्ट्रपति होता है। तो असंगत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 7 के अंदर। और दूसरी चीज, एक जो आपकी विवेकानंद विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय आपकी, इसका कुलाधिपति कौन होता है आपका? इसका होता है आपका प्रधानमंत्री, पीएम। ये भी याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है। साथ ही इनके जो कुलपति है इनको भी याद कर लेना भाई, कुलपति पूछे जाते हैं इनके। देखो, राजस्थान कोटा विश्वविद्यालय कौन है आपके? संतोष कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह है। संस्कृत विभाग के एग्जाम में तो संस्कृत विभाग का तो पूछ ही सकते हैं। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय कुलपति कौन है आपके? वो है आपके राम सेवक दुबे साहब, राम सेवक दुबे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संस्कार विश्वविद्यालय का आपको मैंने पहले बताया दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्यों की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति। तो 8 में आपका आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही राज्यपाल ने नियोग्यता तय करता है विधानसभा अध्यक्ष की या सदस्य की।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऋषि के मैथ्यू वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि अशोक गहलोत के संबंधित है, मिठालाल मेहता भैरों शेखावत के संबंधित है, KP मेनन मोहनलाल सुखाड़िया से संबंधित है। तो ये कौन सा भी आपका गलत नहीं है, सभी सही है। तो RPC ने इस क्वेश्चन क्या कर दिया, आपके डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई, ये आपका सही कथन है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष से 4 नहीं, अध्यक्ष से कितने सदस्य थे? आपके 3 सदस्य थे। तो गलत कथन तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 1 अध्यक्ष है प्लस 7 सदस्य है, टोटल 8 सदस्य है वर्तमान में। 1991 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमित किया गया था, ये सत्य कथन है। मुख्य न्यायाधीश S.K. घोष इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, ये भी आपका सत्य कथन है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, ये अधिनियमित रूप से कब लागू हुआ, ये और याद कर लेना आप। इसकी डेट भी पूछी जाती है, स्थापना की स्थापना डेट पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित सूची A को सूची B से सम्मिलित कीजिए। सूची A और सूची B। सूची A में दे रखा है आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? हुई थी आपकी जो भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, वो था 1993 के अंदर। तो देखो पहला तो 2 में आ जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? यह गठन हुआ था आपका राजस्थान में 2000 में। तो 1999 में गठन हुआ था, 2000 से ये अधिनियमित रूप से लागू हो गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन, तो पहला तो 2006 में हुआ था, तो 3 में हो जाएगा। और अब दूसरा हो गया वो 2019 में, 2 बार संशोधन हुआ है अभी तक। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 1999 में, ये आपके देखो मैंने बता दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार आयोग के? वर्तमान अध्यक्ष है इनके गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। जो ग्राम सेवक को जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, प्रेक्षक के रूप में, ग्राम सचिव के रूप में और ग्राम अधिकारी के रूप में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में VDO। ये संशोधन अधिनियम 2021 जो ग्राम सेवक का पद है वो कौन सी समिति लेके आई थी? गिरधारी लाल व्यास समिति। रिपीट क्वेश्चन है ये आपका। और कब थी ये समिति? 1973 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए? वर्तमान की याद रखना, वर्तमान में कितने हुए हैं। और वैसे ही RPC ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया था, डिलीट। ठीक है, वर्तमान का याद रखना, कितनी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं? वो सीटें 7 थी, 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंफर्म कर लेना, मुझे 7 याद है, 7 ही थी, हो सके जटा तक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके? 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल्य कितना था? ये मतमूल्य आपके पूछा जाता है। सबसे ज्यादा यूपी का है। तो राजस्थान कितना था आपका? 116, 129, 132 या 176? तो 14 में आपका आंसर हो जाएगा 129 है, सबसे ज्यादा यूपी का है। और ये निकल जाता है कुल वेदमत अपॉन ने कुल सदस्यों की संख्या अपॉन कुल वेदमत इंटू +1 इंटू 100, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देखो 15 क्या आपका? राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता के त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, ये आपका सत्य कथन है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है, यह भी आपका सत्य कथन है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए
कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है, जांच करवा सकता है और जैसा वह उचित समझे। ये भी आपका सत्य कथन है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। यह आपका असत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इससे कोई प्रावधान नहीं है कि त्यागपत्र वापस 60 दिनों तक का प्रावधान है कि 60 दिनों तक वो विधानसभा में उपस्थित नहीं होता है तो जो लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष है या विधानसभा अध्यक्ष है उसको हटा सकता है विधानसभा अध्यक्ष से सदस्य के रूप से। क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या है आपका? 16 है राजस्थान विधानसभा की लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। जो लोकलेखा समिति है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। तो 16 में आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। लेकिन विशेषता के कारण इसके कार्यकाल को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। लोकलेखा समिति है उसमें सदस्य कितने होते हैं ये पूछा जाता है आपका। और जो राजस्थान की लोकलेखा समिति है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आपकी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के हैं। कौन? केसी वेणुगोपाल। टोटल सदस्य होते हैं इसमें 22, 15 लोकसभा के, 15 7 राज्यसभा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 17 निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम आपका। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने किया। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो संभाग तो चेंज भी हो चुके हैं अब, क्योंकि अब 10 संभाग हो चुके हैं, याद रखना। करंट से पूछे तो 10 संभाग पूछ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में अभी हमें तो ओल्ड वाली बुक की पढ़ाई गई है, ओल्ड वाला सिलेबस पढ़ाया गया है, क्योंकि अभी तक क्षेत्र निर्धारित नहीं किए गए हैं जिलों के। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि जब तक क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जाए जब तक क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, करंट से पूछ सकते हैं क्वेश्चन की कितने संभाग हो गए वर्तमान में। तो देखो 18 में आपका आंसर हो जाएगा। उस टाइम आंसर होता है आपका जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार या मंगलवार? तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा शनिवार को नो बैग डे घोषित किया है राजस्थान सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 क्या आपका? भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक आयोजित की गई थी। तो जोधपुर में की गई थी, जयपुर में की गई थी, उदयपुर में की गई थी या कोटा में की गई थी? तो 20 आपका आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 से, इस बार भी एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन G20 से। क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या है आपका? राजस्थानी नाटक ओलखू अंबा के लेखक कौन है? जो राजस्थानी नाटक है आपके ओलखू अंबा, तो एक इनके लेखक कौन है? मितेश निर्मोही, वेद व्यास, दुलाराम सारण या कमल रंगा? तो 21 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कमल रंगा। जो राजस्थानी साहित्य पुरस्कार है उनको एक नज़र में जरूर देखे जाना, किनको मिला है। मारवाड़ साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? जयपुर से लिटरेचर फंक्शन वाला होता है उसको किसको मिला है? अध्यक्ष। इन सब के अध्यक्ष याद कर लेना भाई, जो अध्यक्ष क्या जो पुरस्कार मिले ना उनको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, इनके आसपास से पूछा जाता है। किसको मिला या उनकी रचना क्या है, या कोर्ट भी पूछते हैं इनकी रचना क्या है, इनकी रचना क्या है, इनकी रचना क्या है। ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको अपडेट होना पड़ेगा। ऐसे बिना अपडेट हुए आप एग्जाम को, मतलब एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखो एग्जाम के अंदर, क्योंकि हो सकता है यदि आपका सही हो डिलीट हो गया तो होता है भाई, हमारे साथ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन डिलीट होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जॉब से भी रह जाते हैं लोग। अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? जो अमागढ़ रिजर्व है वो निम्न में से किस शहर में स्थित है? दौसा, अलवर, जयपुर, राजसमंद। तो 22 में आपका आंसर क्या हो गया? जयपुर हो जाएगा। जयपुर के अंदर स्थित है आपका अमागढ़ लेपर्ड रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट ग्रीन की, या प्रोजेक्ट ट्री की, या प्रोजेक्ट बोल्ट की, या प्रोजेक्ट रेन की? 23 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट बोल्ट की। क्वेश्चन नंबर देखो 24 का राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सिरोही की, जालौर की, प्रतापगढ़ की, या डूंगरपुर की? तो सबसे कम किसकी आपकी? प्रतापगढ़ की। तो चॉइस जालौर की। आंसर क्या आ जाएगा? जालौर। राजस्थान के निम्न किन जिलों में साक्षरता दर सबसे कम है? आपकी जालौर की सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ की? आपकी कोटा की। कोटा के बाद जयपुर की।
जयपुर के बाद में आपकी झुंझुनू की, झुंझुनू के बाद में आपकी सीकर की। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 25 क्या है आपका। राजस्थान की पहली जनजातीय औषधि अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? जयपुर में, सॉरी उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, हनुमानगढ़ में। तो 25 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक उदयपुर में। तो आपकी जनजातीय है हॉकी अकादमी वो आपके उदयपुर में स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर देखो 26 क्या है आपका। दिसंबर 2022 में वीर बाला कलीबाई पुरस्कार दिया गया है। देखो आ गया पुरस्कार, मैंने पुरस्कार की बात कर रहा था आपकी। किरण मीणा को, राज कलासुआ को, बौरी देवी को या दुर्गा देवी को। 26 में आपका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज कलासुआ को। देखो ऐसे कंटेंट जो लिमिट कंटेंट पढ़ते हैं आपको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर पढ़े। बाकी ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम टाइम पर हर टॉपिक को पढ़े। और मैराथन तो एग्जाम के 2 दिन पहले लेना ही मत। मैराथन का इफेक्ट क्या पड़ता है, आप शारीरिक रूप से तनाव में आ जाओगे, थकावट हो जाएगी, तो जैसी तैयारी है ना उसका इफेक्ट होगा। मैं नहीं बताऊंगा आपको, गूगल पर सर्च कर लेना, गूगल सब बता देता है आपको मैराथन के क्या क्या दुष्परिणाम है। देखो तभी लेनी चाहिए जब हमारे लिए ये मैराथन इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो कभी मैराथन नहीं लेता भाई, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जितना पढ़ पाया वो मैंने 1-1.5 साल में पढ़ लिया, बाकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है? अफ्रीका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, मैंने बताया था, यह होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखो 28, सॉरी अंटार्कटिका में, थोड़ा सा दिमाग कहाँ गया, बोल रहा है मैंने शायद ऑस्ट्रेलिया बोल दिया ना जल्दीबाजी में। पृथ्वी महाद्वीपीय भाग का सबसे गहराई वाला बिंदु आपका अंटार्कटिका में। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती है, जो भूमंडलीय पवनें हैं वो किन पर निर्भर करती हैं? वायदा पेटियों का उद्गम पर, पृथ्वी का घूर्णन पर, वायदा मंडलीय आर्द्रता पर, या महाद्वीपों महासागर का वितरण। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो नीचे दिए कोड से करते हैं भाई। तो देखो वायदा पेटियों का अनुभव भी आपको निर्भर करती है उद्भव पर, आपकी पृथ्वी के घूर्णन पर भी निर्भर करती है, और वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर नहीं करती है, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण पर निर्भर करती है। तो 28 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ए, बी और डी। ए, बी, डी कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजित किया गया था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, तेल अवीव इजराइल में, शर्म एल शेख मिस्र में, या तेहरान ईरान में। तो 29 में आपका आंसर हो जाएगा। उस टाइम आपका आयोजन किया गया था शर्म एल शेख मिस्र के अंदर। ठीक है, और तो अब ये याद रखो कि नवंबर जो आपका 2024 में अभी हुआ है बार नवंबर के अंदर आपका, कब आपका 11 से 22 नवंबर के बीच, और ये हुआ है आपका बाकू अजरबैजान के अंदर, बाकू अजरबैजान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो पहले से पूछ लेते हैं कि 2024 में कहाँ प्रस्तावित था। उस हिसाब से भी यदि पेपर पहले बन गया तो अभी नहीं बना तो करंट से पक्का आ सकता है, आने के पूरे चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम परिव्यवस्थित कीजिए। यदि पीछे का पेपर एनालिसिस किया तो ये क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं आप खुद बताइए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रिपीट होते हैं। तो 30 में देखो क्या आ जाएगा। पहले कौन सा आएगा आपका? अफ्रीका महाद्वीप आएगा, अफ्रीका के बाद में यूरोप आएगा, यूरोप के बाद में आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में आएगा आपका दक्षिण अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनसंख्या के अनुपात में पूछा है तो देखो ए, बी, सी, डी, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 30 में। और अफ्रीका के ऊपर किसका है आपका? एशिया। 60% जनसंख्या यही निवास करती है अपने वाले क्षेत्र में ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 31 क्या है आपका? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी। देखो 2022 की रिपोर्ट है और पूछा आपको 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी आपकी 272 मिलियन, 80.9 मिलियन, 242 मिलियन या 172 मिलियन। तो 31 में आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 272 मिलियन। क्वेश्चन नंबर देखो 32 क्या आपका? प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना हमें। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पूर्व से पूर्व की ओर बताना है क्रम। ये भी याद रखना, पश्चिम से पूर्व है और पूर्व से पश्चिम। इन क्वेश्चनों में आप ये देख के ऐसे अंडरलाइन करके आंसर करना आप, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं आपके। तो देखो पहले कौन सा आएगा? पश्चिमी में आपका दक्कन का पठार,
दक्कन के पठार के बाद में दंडकारण्य का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार झारखंड, फिर मेघालय का पठार। पूरे पूरे में तो कौन सा आएगा आपका मेघालय पठार, फिर आपका छोटा नागपुर झारखंड वगैरह में। दंडकारण्य का पठार आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वगैरह फैला हुआ है। दक्कन का पठार आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इधर फैला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 33 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है। तो हमें मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है बताना है। पूरी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। यस, भारतीय मानसून को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कौन सी आपकी पूरी जेट स्ट्रीम, ठीक है। एल निनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। मई जून में प्रकट नहीं होती। तो आपको ऐसा गत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचर के संबंध में स्थापित किया। ये भी आपको सत्य कथन है। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत RTCZ के विस्थापन पर आधारित है। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत किस पर विस्थापित पर आधारित है। तो RTCZ के विस्थापन पर आधारित है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। देखो नदी है ऐसे पढ़ने वाले बहुत से दोस्त, और मैं भी देखो नदी है ऐसे पढ़ा था मैंने, फिर देखा कि नहीं है पूछा है। तो मंडोवी है, श्रावती है, भरतपूजा है, इंद्रावती है। ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है भाई। तो 34 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं आपके केरल के तट के सारिया, तमिलनाडु तट के सारिया, गुजरात तट के सारिया, ओडिशा तट के सारिया। तो 35 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु तट के सारिया आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है। पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, नाभिक ऊर्जा की या जलवायु ऊर्जा की। 36 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वर्तमान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। कितना मेगावाट है भारत राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर, ये डाटा भी पूछ सकते हैं आपको ना। क्वेश्चन नंबर देखो 37, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है। जो आपकी ऑपरेशन ग्रीन योजना है इसके संदर्भ में क्या सही है हमें बताना है। तो देखो योजना नवंबर 2018 को में शुरू हुई थी। ये आपका सत्य कथन है। जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है आपकी नवंबर 2018 में शुरू हुई थी। योजना में TOP टॉप टमाटर, प्याज, आलू से टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए। ये भी आपका सत्य कथन है। वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। ये भी आपका सत्य कथन है। तीनों का कथन सत्य है। तो तीनों कथन कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा ABCD है। देखो 2018 की योजना है और पूछ रहा है आपको 2023 के अंदर। एग्जाम तो जनवरी 2023 में हुई ना। तो देख लो आप योजनाएं कैसी भी हो, योजना जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो कहीं पहले की लागू है वो भी पूछी जा सकती है आपकी योजनाएं। योजनाओं का कलाम ने बुकलेट में पूरा दे रखा है 60-70 योजनाएं इंपॉर्टेंट, यदि आपने बुकलेट वगैरह पढ़ी है तो। बाकी वर्तमान में जो चर्चित योजना है जिनमें सुधार किया गया उनको भी याद करना। 2022 में जो 17 क्वेश्चन करंट के आए थे ना, वैसे 10 से आते हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। 17 आने का कारण क्या था, क्योंकि गहलोत सरकार ने इतनी ज़्यादा योजनाएं चालू की थी जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन तो योजनाओं के आए थे। आगे क्वेश्चन तो 10 तो करंट के थे ही, योजनाओं के थे कम से कम 4 से 7 मान लो, 4 से 7 हर पेपर में। ग्रुप C, D और A, B में तीनों देखे तो आप एवरेज 4 क्वेश्चन तो मानो। 38 है, भारत में बिजनेस एक्सपेंटेशन इंडेक्स BEI इनमें से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, FICCI या नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे फैक्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। जो कलाम ने 50, 60, 70 की क्वेश्चनों की एक बात दी थी, 2-3 पेज जो मैंने ग्रुप में डाले। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए,
हाल ही में वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सूचना तकनीकी क्षेत्र? तो 39 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था किस किस देश के साथ था? वो था आपका यूएसए, अमेरिका, बांग्लादेश और नेपाल के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्न में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत में आयात स्थलों में शीर्ष सूचीबद्ध था? यूएई, यूएसए, चीन या सिंगापुर? तो 41 में आपका आंसर क्या हो जाएगा चीन। वर्तमान में भी क्या आपका चीन ही है। क्वेश्चन नंबर देखो 42 के आपका 1919 के अधिनियम के ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन की, वयस्क मताधिकार की, संघीय न्यायालय की या प्रांतीय स्वायत्ता की? तो 42 में आपका आंसर क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत दी थी, लेकिन वो सीमित था। ठीक है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, लिमिटेड है। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना किस के तहत हुई थी, ये आप कमेंट में देंगे। प्रांतीय स्वायत्ता कब दी गई थी, ये भी आप कमेंट में आंसर देंगे इसका। 1935 में दी गई थी या 1919 में तो नहीं दी गई, 1935 में दी। क्वेश्चन नंबर देखो 43, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। देखो उच्च सदन का नाम 2022 में पूछा है। वर्तमान में इनके सदस्य पूछते हैं, उस सदन में कितने सदस्य थे, निर्वाचित कितने थे, मनोनीत कितने थे, इन सदस्यों की पूरी एक टेबल बना के मैंने बताया था आपको। तो उस सदन को आपको कहा जाता है देखो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो दोबारा बता देता हूँ, कुल सदस्य थे आपके 156, जिसमें 104 सदस्य आपके मनोनीत होते थे, वो प्रतिनिधि आपके देशी रियासतों से थे, बाकी आपके गवर्नर जनरल से थे, माइनस कर लेना। और ये पूछा जाता है जो 1935 का अधिनियम है कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1937 को। कब लागू हुआ था ये? 1 अप्रैल 1937 को, इसकी डेट पूछी जाती है आपको। तीसरा, इसमें धाराएं कितनी थी? धाराएं थी इसमें 321, और अनुसूची पूछी जाती है, अनुसूची कितनी थी आपकी 10। ठीक है, और जो एक पूछा जाता है कि कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ा गई थी? पहले 4 थी, 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी आपकी? 5 कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखो 44 क्या आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था आपका? अगस्त 1946 को, नवंबर 1946 को, अक्टूबर 1946 को या जून 1946 को? तो हुआ था 44 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखिए आरपीएससी ने तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ऑप्शन माना नवंबर 1946, लेकिन नवंबर 1946 में तो कैबिनेट योजना थी, वो बनाई गई थी, द्वारा योजना बनाई गई थी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो लेकिन क्या क्या किया था, इसके अनुसार गठन कब हुआ ये पूछा है। तो गठन हुआ था इसका दिसंबर 1946 को, आधिकारिक रूप से दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसकी पहली बैठक थी आपकी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। इस चीज़ को आप याद रखना। आरपीएससी ने तो इसको क्या कर दिया, आपको डिलीट कर दिया। तो ये भी पूछ सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन का प्रस्तावित कब की गई थी? नवंबर 1946। तब आंसर हो सकता है आपका नवंबर 1946, लेकिन गठन पूछा है तो गठन तो आपका दिसंबर 1946 में हुआ था। इस आधार पर इसको डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 45 भी आपका आंसर, तो आरपीएससी ने तो इसको डिलीट कर दिया, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। संघ शक्तियों की समिति में 9 सदस्य थे। मैंने तो देखो इसमें क्या था, संघ की शक्तियों की समिति के सदस्य थे वो 14 सदस्य थे। बाकी के मन से ट्रेन समिति के अध्यक्ष थे, सही है। जवाहरलाल नेहरू संघ की शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। लेकिन सरदार पटेल एक प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। लेकिन आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। या तो इसी की वजह से क्या होगा कि 2 क्वेश्चन ऑप्शन गलत आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो कौन सी विशेषता भाई निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? संप्रभु की या सेकुलर की या गणतंत्र की या समाजवादी की? 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गणतंत्र की।
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मैच करना है। सूची फर्स्ट क्या है, सूची सेकंड क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुटुओं की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड में अनुच्छेद दे रखे हैं आपके। तो देखो, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है। तो 47 में देखो, अनुच्छेद 19 एक के तहत, तो एम में हो जाएगा आपका 4। एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार कौन से संविधान से आपका, वो है आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कौन से ऑप्शन में, 3 में, तो 2 जगह 3। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A कौन से जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा। मानव दुरुपयोग व्यापार पर निषेध आपका अनुच्छेद 23। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 48 क्या आपका, 48वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सबसे शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी है। तो देखो, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में पूछा है, तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौन सा आपका, 19 में देखो, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सी में आपके, अनुच्छेद 25 के अंदर, धर्म से संबंधित है ये। धर्म परिवर्तन भी आपका अनुच्छेद 25 के तहत ही कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका शामिल नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखो 49 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है। तो भाग 4 क्या है, उसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है भाई, ये बताना हमें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये तो आपका शामिल है। हिंसा से दूर रहना भारतीय प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये भी आपका सत्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना वो भारत के प्रत्येक नागरिक की का कर्तव्य, ये भी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं, हिंदी क्या है आपकी राजभाषा एक, भारतीय संविधान में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और अंग्रेजी इसकी सहायक भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए भाई। तो असत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ताकि हर आदमी को बोलने का अधिकार हो, समझ में आए कि क्या कानून है क्या नहीं है। आधे तो इंग्लिश में आते हैं, तो मेरे जैसे तो इंग्लिश कमजोर है, उनको पता ही नहीं कि क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से किन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सहकारी समितियों का उन्नयन, काम का अधिकार। तो नीचे दिए कुटुंब की सहायता से उत्तर का हमें चयन करना है। तो 50 में देखो, काम का अधिकार भारतीय संविधान में अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट ये करे ये नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल, तो ये तो काट दो आप। सामाजिक न्याय एवं निःशुल्क विधिक, इसका प्रावधान किया गया था आपके। अब जिला न्यायालय पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है विधिक न्यायालय, निःशुल्क मिलता है, वो आपको वकील मिल जाता है। सहकारी समितियों का उन्नयन, ये भी आपके 50 शामिल है, तो ए और बी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण रहेगा, यह आपका सत्य कथन है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा। पद त्याग राष्ट्रपति न्यायाधीश को नहीं करता है, किसको करता है, उपराष्ट्रपति को करता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जो उपराष्ट्रपति है इसकी सूचना देता है किसको, लोकसभा। तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। तो असत्य पूछा था, तो असत्य क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। 3 देखिए, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के में उपबंधित रीति चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यह आपका सत्य कथन है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लेगी थी, आपकी यूएसए से, अमेरिका से। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, ये भी आपका सत्य कथन है। जब तक नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं करता, जब तक वह राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए,
52 आपका, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है वो? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77 या अनुच्छेद 78? तो चार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका अनुच्छेद 78, जिसमें प्रधानमंत्री है वो प्रत्येक सूचना किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और उसका ये क्या है? उसका कर्तव्य है। 74 में क्या है? सहायता और सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 में आपके मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है 75 के तहत, और 75(2) के अंदर क्या है आपका? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और 75(3) में आपका यदि किसी एक की गलती होगी तो सभी एक मंत्रिपद से हटाया जाता तो सभी मंत्रिपद भंग होगी, ऐसा अनुच्छेद में है। सभी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है तीनों चारों। क्वेश्चन नंबर देखो 53 क्या आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड। अब इनके अध्यक्ष पूछेंगे। कांग्रेस सोशल पार्टी, तो कांग्रेस सोशल पार्टी है तो उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर 3 भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनके अध्यक्ष या उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का है तो है वह CPM का वो अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष देहांत, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे वो। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का देखो क्या हो जाएगा कि AK गोपालन, भारतीय जनसंघ का था आपका दीनदयाल उपाध्याय, और स्वतंत्र पार्टी श्री राजगोपालाचारी। तो आंसर क्या हो गया आपका? 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पार्टी से संबंधित व्यक्ति है वो पूछे गए थे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखो 54। 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखो 1955 का पूछा है। ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली भारत में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, बांडुंग इंडोनेशिया में, कोलंबो श्रीलंका में। तो 54 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांडुंग इंडोनेशिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं, ये बताना हमें। विजय लक्ष्मी पंडित थी आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन? रिपीट बताना मैंने भूल गया अभी, पहले भी काफी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चिन्मय रजनीनाथ गैर खान, ये भी आपके संयुक्त राष्ट्र एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता कर चुके हैं। सत्य कथन है, ये भी सत्य कथन है, तीनों देखना। नरेंद्र सिंह आपके राजस्थान के, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। तो आंसर गलत पूछा था, सम्मिलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखो जो आपके हंसा मेहता है ना, ये आपकी जो यूएनओ में है ना, यूएनओ में है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, उसकी क्या रही थी? उपाध्यक्ष रही थी। इन्होंने मानवाधिकार आयोग के लिए काफ़ी अच्छे वर्क किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी हंसा मेहता भी। SST में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने इंपॉर्टेंट, जिनके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सिलेबस में है, अपने दो ज़्यादा आयोग सिलेबस में नहीं है सेकंड ग्रेड में, तो इस हिसाब से। लेकिन ये कोर्ट के हिसाब से पूछा गया था, वो कोर्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है क्योंकि अन्य ये तीनों से आपके संबंधित सिलेबस से हैं। संयुक्त राष्ट्र आपके टॉपिक है, इसी हिसाब से आपको हंसा मेहता का यहाँ पर दिया गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो 56 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान जुड़ा है, या सऊदी अरब जुड़ा है, इजिप्ट जुड़ा है, या कतर जुड़ा है? 56 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईरान। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति है, कैसी आपकी धनात्मक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है,
विकासशील विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, तो 97 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकासशील विज्ञान है। नियामक विज्ञान तो होते नहीं है। तो देखो आंसर तो ये हो गया। अब देखो बेहतर सूझ का यहाँ पर सूझ आ रहा है तो इसे याद होना चाहिए। सूझ का सिद्धांत किसका था? कॉलर का। ये क्वेश्चन याद हो गया ना। इसे एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखोगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, जहाँ तक मेरा अनुभव है। संपत्ति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस घटक से संबंधित है? जो आपका संपत्ति निर्माण है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से किस घटक से संबंधित है? अध्ययनकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से, या सीखने के वातावरण से। तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने की प्रक्रिया से संपत्ति निर्माण के शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र का घटक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, नैतिक विकास के प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में निम्नलिखित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट और नैतिक दुविधा। तो 59 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपकी नैतिक तार्किकता। देखो ये जो आपका नैतिक विकास है ये भी आपको कॉलर वर्ग से संबंधित था, और नैतिक विकास का सिद्धांत भी आपको किसने दिया था? कॉलर वर्ग ने दिया था। 2 क्वेश्चन आगे कॉलर वर्ग से। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपको कॉलर वर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बीज की संवेग विकास स्कीम के अनुसार, जो आपका बीजेश महोदय है उनके अनुसार संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 5 वर्ष में होती है, 3 वर्ष में होती है, 18 माह में होती है, 12 माह में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 में आपका ऑप्शन नंबर 3 18 माह के अंदर। बीजेश की सभी याद कर लेना, बीजेश आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो 61, एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? आपके अनुकूलन से, स्वांगीकरण से, साम्यावस्था से, असाम्यावस्था से। तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा आपका अनुकूलन से संबंधित है। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 2 क्वेश्चन हो गया आपकी तैयार यहाँ पर। तो अनुकूलन से संबंधित है, 61 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गण्य अब देखो गण्य महोदय जो अधिगम के सोपानी के सिद्धांत दिया था? ठीक है, रिपीट क्वेश्चन आपका, अधिगम सोपानी की उच्चतम अवस्था है कौन सी? आपकी समस्या समाधान अधिगम। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और निम्नतम क्या है आपका? संकेत सिद्धांत, संकेत। ठीक है, 8 दिए थे इन्होंने, 8 सोपान, 8 के 8 याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और इनकी गणने की आपकी बुक भी पूछी जाती है, बुक कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बांडुरा साहब आए। बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, देखो बांडुरा के कौन सा सिद्धांत है यहाँ से देखो, बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया संबंधित है? अवधारणात्मक, अवधारणा, उत्पादन या अभिप्रेरणात्मक। तो 63 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणात्मक। जो अवलोकन अधिगम सिद्धांत है उसके अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक के बीच में आप प्रक्रिया से क्या है संबंधित है? कौन सी? अभिप्रेरणात्मक। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? जो आपका धनात्मक स्थानांतरण है उसमें मदद नहीं करता है। कौन नहीं करता है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, या स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्ण। तो 64 में देखो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रटना। ऐसे शब्द आ जाए ना तो आंसर उसी को टेक देना आप, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में, किसके मापन की? व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक है। कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है आपकी समाजमिति, प्रक्षेपी, सूची या क्रम मापनी। तो एक दृश्य दिखा जाता है और उन पर कहानी लिखने के लिए बोला जाता है। तो 65 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रक्षेपी विधि है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है, भाई चिकित्सक बनना चाहता है, आपका लक्ष्य आप एक अध्यापक बनना चाहते हो, लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। कि आप शिक्षक बनने की सेकेंड ग्रेड में लगने की आपकी मन नहीं थी, तो आपने रीट की तरफ मुँह मोड़ लिया। बहुत से साथी मोड़ लेते हैं जब से घोषणा हुई है। उनके अनुसार अपना के ये समायोजन की प्रक्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन, आत्मकरण या दमन या प्रतिगमन। तो 66 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। जैसे सेकेंड ग्रेड में नहीं हो रहा है, उसने 2 साल तैयारी की सेकेंड ग्रेड की अब तक, और जैसे रीट का नोटिफिकेशन आया बोले कि सेकेंड ग्रेड को छोड़ो हम तो जाएंगे रीट की तरफ, तो ऐसा क्या हो गया? आपको प्रतिस्थापन हो गया, क्योंकि उसका मन पहले नहीं था सेकेंड ग्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए,
एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रक्रिया उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्निहित को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुछ समायोजन का एक कारक है आपका मनोवैज्ञानिक, शरीर कार्य की, समाजशास्त्री, दर्शन शास्त्री। 67 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, व्यक्ति का विवेक और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को बनाता है उसकी विशेषता है। सामान्य बुद्धि की, संवेगात्मक बुद्धि की, तरलीय बुद्धि की या तार्किक बुद्धि की। तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि की। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत, देखो आपको स्टर्नबर्ग दे रखा है, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत दे रखा है कौन सा, त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है। देखो इनके घटक पूछे गए, मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक या सृजनात्मक घटक। तो 69 में कौन सा नहीं है आपका, इनका सृजनात्मक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो 70, देखो निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण, अब देखो टॉरेंस दे रखा है, अब ऐसे पूछ ले कि सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण किसने दिया, टॉरेंस ने। अब देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कनेक्टेड का एक उपपरीक्षण नहीं है। देखो आ जाएगा, देखो मैं बता दूंगा आपको जब पेपर आपका लगेगा संस्कृत विभाग का, तो ये बता दूंगा कि मैं देखो ये मैंने बताया था आपको, पूछना, अनुमान लगाना, नवीन संबंध, अप्रचलित उपयोग या असाधारण प्रश्न। 97 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले क्या होता था, साइकोलॉजी में फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे कि टॉरेंस का सिद्धांत क्या था, सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत क्या था, त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत। लेकिन आजकल उनके घटक पूछे जाते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं, उनमें 4-4, 5-5 घटक वगैरह दे रखे हैं, परीक्षण कर रखे हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। मतलब समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुधार हुआ है आरपीएससी में इतना पैटर्न। अब आप पेपर एनालिसिस करो तो आपको मतलब ऑटोमेटिक पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अभिप्रेरणा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है। अभिप्रेरणा के बारे में सर्वोत्तम उदाहरण का प्रकार देना है हमें। रीता अर्जित उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यह चेष्टा प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। निशा मेहनती है और अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावना नए अनुभव करती है। तो सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका गेतन में, ऑप्शन नंबर 1 रीता। जो रीता है वो ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और अपने कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में परिणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। प्रत्याशा बुद्धि कहलाती है, अधिगम कहलाती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है, समायोजन कहलाती है। तो बेहतर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है, मंद गति अधिगमकर्ताओं के लिए, पिछड़े अधिगमकर्ताओं के लिए या प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए, बाल अपचारी के लिए। तो में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए। क्वेश्चन नंबर देखो 74, किस उपचारात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है, व्यवहारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वास या न्यायिक। तो 76 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मनोगतिक। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, स्व आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन करना, हमें सर्वोत्तम परिभाषा का चयन करना है। तो देखो 75 में स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, यही आपकी सर्वोत्तम परिभाषा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है। अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अभिव्यक्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, ये तो है। अभिव्यक्ति जन्मजात नहीं होती है, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बार बार रिपीट। साइकोलॉजी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में ज़्यादा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 77, राजस्थान में विद्यंगागार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दो विद्यंगागार आपके
कोटा या झालावाड़ क्षेत्र में, धौलपुर करौली में, अलवर भरतपुर में, अलवर सवाई माधोपुर में। तो स्वतंत्र में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, धौलपुर करौली क्षेत्र में आपके विद्युत क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 78, रिपीट क्वेश्चन देखो अब। कॉपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा जलवायु प्रकार नहीं है? कॉपेन के अनुसार कॉपेन ने कितने प्रकार दिए थे? 4। कौन सा दिया था? BWSW, BSSW स्टेपी जलवायु पाई जाती है, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा। CAW, CWG या AW, तो कौन सा नहीं है आपका? AW है, BSSW है, CWG है, BW KW नहीं है। W जगह क्या आएगा? H आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 78 में 3 आपका इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जलवायु क्या है ये मैंने बता दिया है, तापमान के आधार पर, मानसून के आधार पर, और उन सबको जोड़कर उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है राजस्थान की। सबसे बड़ा क्षेत्र आपका BSSW, ये भी बता दें। नदी के जो कि वन की आस के रूप में जान जाती है, वन की आशा, वर्णाशा, कौन सी नदी जान जाती है इस नाम से? बनास नदी। बाणगंगा और चंबल के भी वो उपनाम याद रखना आप। चंबल को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, बाणगंगा को ताला नदी, ये तो ताला नदी, रोठित नदी, अर्जुन की गंगा आदि के नाम से जाना जाता है। आओ काली सिंध के संगम पर आपका गागरोन किला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, रिपीट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र घेरता है? तो देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा जिला घेरता है आपको? 80 में देखिए, देखो उदयपुर के बाद में आपका चित्तौड़गढ़ के बाद में आपका 12 है, 12 के बाद में आपका करौली है। तो देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 12 और करौली। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? जो अलसी है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है? माई बेसिन में होती है, हाड़ौती प्रदेश में होती है, शेखावाटी प्रदेश में होती है, गगन मैदान में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाड़ौती प्रदेश में आपकी सर्वाधिक अलसी का उत्पादन किया जाता है। शेखावाटी प्रदेश अंतःप्रवाही प्रदेश है, तो चूने के जमाव के वो पाए जाते हैं। और शेष गगन का मैदान नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। माई प्रदेश बेसिन आपका वांगड़ क्षेत्र में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, माई बेसिन में कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी प्रकार की। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाल लोमी मृदा कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी? माई बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कथन पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? रक्त प्रदेश में गौवंश प्रमुख पशुधन है। जो रक्त प्रदेश है आपका, उसमें गौवंश प्रमुख पशुधन है, आपका सही है। मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश से सम्मिलित है। मालवी है वो मध्य राजस्थान में नहीं है, मालवी आपकी पाई जाती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कौन से क्षेत्र में? आपका झालावाड़ वगैरह क्षेत्र में। तो असत्य पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर 2, सिरोही, जालौर, पाली जिले में कांकरेज पशुधन का भाग है, कांकरेज पाई जाती है उधर। नागौर पशुधन में बैलों के लिए प्रसिद्ध है, नागौर के बैल सर्वश्रेष्ठ बैल होते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्वश्रेष्ठ बैलों की नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपकी नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 83, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कौन सी है आपकी? चिमाता, दजिया, दापा या कच्छाऊ। तो 83 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दजिया। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कौन सी है आपकी? इसका आप देंगे आंसर कमेंट में। और पहाड़ों की डालों में की जाने वाली को क्या कहते हैं? अलग अलग नाम पूछे गए। अब ये क्यूट का क्वेश्चन आया था, कूट का, उसमें पूछे गए थे, कूट का क्वेश्चन था आपका। और दालों में कौन सी खेती करते हैं? मक्का की खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? जो आपकी जनगणना है उसके अनुसार सही नहीं है। कौन सा लिंगानुपात पूछा है आपको? 84 देखो, ग्रामीण लिंगानुपात आपका 933 था, सही है। नगरीय लिंगानुपात 934 था, ये भी सही है। बाल लिंगानुपात 898 था, 898 नहीं था, ये गलत हो जाएगा। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह का बांसवाड़ा में सर्वाधिक था, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आपका पूछा था सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका 84 में।
तो बाल लिंगानुपात कितना था उस टाइम? था आपका 888, और वैसे लिंगानुपात आपका राजस्थान का 928 है। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में वस्त्र उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है आपकी? अलवर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 85 में, ऑप्शन नंबर 1 अलवर के अंदर। और सर्वाधिक रजिस्टर्ड यानी उद्योग कहाँ पाए गए आपके? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर का चयन करिए। पर्यटन स्थल दे रखे और पर्यटन सर्किट दे रखे हैं। ठीक है, 86 में गन्ना पक्षी विहार का आपका, गन्ना पक्षी विहार है आपका अलवर सर्किट, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गागरान किला आपका हडोती सर्किट में आता है। बर्मा मंदिर आपका जयपुर सर्किट या सेक्रेटरी सर्किट? तो आंसर आ जाएगा देखो जयपुर सर्किट के अंदर। गणेश्वर उत्खनन स्थल आपका सेक्रेटरी के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? मैंने पूछा था ना पहले पेपर एनालिसिस किया तब कहा था ना कि सभ्यता का धूलकोट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 2022 में। कालीबंगा को कहा जाता है, आर्ट को कहा जाता है, बलथर को कहा जाता है या बेराट को कहा जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका आर्ट। देखो आपकी 40 सभ्यताएं कौन कौन सी? कालीबंगा, आर्ट, बेराट और एक गणेश्वर। ऐसे आप आंसर भी काट सकते हो। देखो बलाथल तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता काथली नदी के उद्गम पर स्थित है? तो काथली नदी के उद्गम पर वो कौन सी स्थित है आपकी? गणेश्वर सभ्यता। तो आंसर क्या आ जाएगा 88 में 3। गणेश्वर क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपको, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। बेराट से पूछा जाता है लोह से परिचित कौन सी सभ्यता थी? बार बार रिपीट होता है, आपकी बेराट थी। रंगमेल आपके सिलेबस में नहीं है, तो देखो एक तो ऐसे कट गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? जो रणथंभौर है वो के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड के बेटे थे गोविंदराज। तो आंसर क्या हो जाएगा 89 में 4। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रणथंभौर से अमीर है। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? जो हल्दीघाटी है आपका 1576 में होता है महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य। वैसे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच भी आ सकता है आंसर, लेकिन नेतृत्व तो किसने किया था? आपके मानसिंह ने किया था। कच्छा वंश के थे जयपुर के। तो वो उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में है, भीलवाड़ा में है। 90 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राजसमंद के अंदर है आपका हल्दीघाटी का युद्ध। आंखों देखा वंदन ये क्या था? बंदायूं ने। ठीक है, मानसिंह और प्रताप और मानसिंह, महाराणा प्रताप जी बोलना पड़ता है, प्रताप जी व मान सिंह जी। महाराणा प्रताप को मैं फॉलो करता हूँ भाई। एक सॉन्ग है सूरवीर, सुनना कभी आप डिमोटिवेट हो तो। महाराणा प्रताप का बड़ा के ऊपर बहुत मस्त सॉन्ग है, रैप बहुत अच्छा है उसका। 91 देखिए, 18 शताब्दी की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि 18 शताब्दी की क्रांति के संबंधित वहाँ के मेवाड़ा महाराणा और पॉलिटिकल एजेंट ये याद होनी चाहिए आपको। महाराणा सर्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह और महाराणा भीम सिंह। तो 91 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 महाराणा स्वरूप सिंह थे 18 शताब्दी क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर देखो 92, मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। पहले तो ये होना चाहिए मोतीलाल तेजावत को याद करते। देखो एक आंदोलन शुरू किया था, बिल्लों से संबंधित थे। तो कोल्यारी था, माथरकुंडिया था, जाडोल था या सलूम्बर था? सलूम्बर से तो नहीं थे वो। तो 92 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्यारी से थे। इनका क्षेत्र आता है आपको जाडोल क्षेत्र, उदयपुर। ठीक है, एक ही आंदोलन से संबंधित थे ये। और आरपीसी ने अभी तक मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है जनजातीय क्षेत्र में। और एक मेरा जो जनजाति सुधार क्षेत्र वो गठन हुआ था निम्का थाना को 1944 में, वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो उदयपुर में स्थापित हुई थी कौन सी आपकी देश हितैषी सभा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण या स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन? तो 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। क्वेश्चन नंबर देखिए 94,
तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? जो तनसुख लाल मित्तल थे, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल के, कोटा राज्य प्रजामंडल के, बीकानेर राज्य प्रजामंडल के, अलवर राज्य प्रजामंडल के। 94 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 कोटा राज्य प्रजामंडल के संगठन के नेता थे। ब्रेड किसान आंदोलन का किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित थी? बीकानेर से, जयपुर से, बूंदी से, कोटा से। तो ये थी आपकी 94 में 3 बूंदी से संबंधित थी ब्रेड। और ब्रेड आंदोलन था, गुजरों ने किया था बूंदी के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। 96 देखिए, वर्तमान राजस्थान के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो 96 में क्या आ जाएगा आंसर नंबर आपका? ऑप्शन नंबर 4। कब होती है? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का गठन कितने चरणों में हुआ? आपका 7 चरणों में हुआ। 7 चरण याद होना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री थे पहले, और राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? आपका 1 नवंबर 1947 में किया गया, 1956 में किया गया था। ठीक है, पहले गुरुमुख निहाल सिंह थे, ये भी पूछा गया आपको। 7 चरण के राजप्रमुख और प्रधानमंत्री, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 97। अब देखो कितने रिपीट हो गए, मैंने आपको बताया नहीं, ये भी रिपीट की सुनते लगभग। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता मल्लिनाथ जी है, उनका मंदिर कहाँ स्थित है? खरनाल में तो किसका है? तेजा जी का है। लूणीचा में रामदेव जी का है। ददेर में किसका का आपको? गोगा जी का है। तो आंसर क्या बचा आपका? 4 तिलवाड़ा बचा। देखो खरनाल तेजा जी, ऐसे याद होना चाहिए आपको। लूणीचा में रामदेव जी, ददेराम गोगा जी, तो बच्चा कौन सा आपका? तिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है आपकी? सूर्य मंदिर झालरापाटन से। तो आंसर क्या हो जाएगा 98 में? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था? आपके राव देवा ने, राव समर सिंह ने, राव बिरसाल ने, राव बर सिंह ने। तो 99 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? राव बर सिंह ने करवाया था बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को। और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में आपकी तोप कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। उस तोप का नाम आपका गर्भ गुंजन। और एक तोप पूछी जाती है हुंकार, आपके लालगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अंतिम क्वेश्चन। महिला चित्र का रूप कमला और इलायची के नाम से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कमला और इलायची हैं, जो महिलाएं हैं, उनका संबंध किनसे है? जोधपुर से, किशनगढ़ से, अलवर से, नाथद्वारा से। तो आपका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी मजे लायक पेपर था ये ग्रुप सी का। तो अब देखिए ये आपका ग्रुप सी का पेपर हो चुका है। इसके बाद में आपका 2022 का ग्रुप डी बचा है। उसके बाद में संस्कृत बाकी 2 पेपर बचे हैं। सभी पेपर हम एनालिसिस करेंगे धीरे धीरे, एक दिन एक पेपर का एनालिसिस करते जाएंगे। आरपीसी की जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है संसद विभाग की, उससे पहले आपको काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने को मिलते हैं, और एनालिसिस जरूर कीजिए। चाहिए आरपीसी के पेपर साइट से जाकर पेपर डाउनलोड होकर पेपर दीजिए। ये समझ लीजिए कि अपना पेपर ही है, उसमें 10 क्वेश्चन करंट के छोड़ दीजिए, बाकी 90 क्वेश्चन है आपके। 90 क्वेश्चन सबके सब इंपॉर्टेंट है, और उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये फैक्ट है और ये सच्चाई है। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप सिलेक्शन के दौर में सबसे आगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिशा से पढ़ते हो, रिविजन क्वेश्चन नाथ वगैरह वो टॉपिक वाइज पढ़ते हो आप। जब उनका टेस्ट देते हो ना आप, तब आपको ये पता नहीं रहता कि कौन सा आपने क्या पढ़ा था। वो तो आप खुद को पता है, आप खुद ही पढ़ाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कलाम का जो फर्स्ट पेपर का कोर्स है, उसके लिए हमने कलाम शीर्षांग्राम से गुरु बनाया, कलाम शीर्षांग्राम से, जिसकी लिंक ऊपर दी हुई है। ये प्राइवेट ग्रुप है अपना, जिसमें कलाम का पूरा फर्स्ट पेपर का पूरा मैटर है। जो कलाम से करना चाहता है, मतलब कलाम का मैटर चाहिए, बार बार ग्रुप में पूछते रहते हैं वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उससे तो बेटर है यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी इच्छा है, नहीं करोगे तो भी आपकी इच्छा है। ऐसी कोई जरूरी नहीं, कोई मेंबर जोड़ने की इच्छा नहीं है उसमें। वैसे 800-900 के समथिंग हो चुके हैं उसमें मेंबर, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। जिनको ज़रूरत है वो जुड़ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी बोलने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बोलना भी नहीं चाहता ये चीज़ें। तो ये आपका हो गया पेपर। कल करेंगे हम ग्रुप डी का पेपर। थैंक यू दोस्तों। ग्रुप शेयर क्लास को शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो आपके जो अन्य मित्र है उनके पास भी तो पूछ पाएगी क्लास, ऐसे तो पूछ नहीं पाएगी। धन्यवाद आपका। पढ़ाई करो भाई।